नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज उसको जाके एक बार देख लें। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे महाजनपद काल। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो सर्वाधिक प्रामाणिक है। अगला पॉइंट है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 6 महाजनपदों का विवरण मिलता है। अगला है, अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अगला है, मगध महाजनपद बिहार के पटना व गया के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिवर्ज थी। अगला है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जबकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अगला पॉइंट है, मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी, जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली व मेरठ में स्थित था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो आधुनिक जयपुर में स्थित था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन था। अगला है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का नाम असमक था, जिसकी राजधानी कोतन थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो पाकिस्तान में स्थित है, जबकि कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जो अफगानिस्तान में है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास स्थित था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड में स्थित है। और अगला देखते हैं, मगध का उत्कर्ष। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मगध में राज्य करने वाले प्रारंभिक वंश, तो वह वंश है बृहद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इनके सब महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मगध में सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना बृहद ने की, जो जरासंध का पिता था, जिसकी आरंभिक राजधानी गिरिवर्ज की स्थापना वसु ने की। अब अगला है, मगध का हर्यक वंश। तो चलिए अब हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज थी और बाद में राजगृह राजधानी बिंबिसार ने बनाई थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया, जिसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया और उसे दान स्वरूप काशी प्रांत मिला था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंबिसार ने लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलना से विवाह किया था। अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के पांडु रोग को ठीक करने के लिए भेजा था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी और महात्मा बुद्ध के समकालीन था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर उसे अपने राज्य में मिलाया, जो मगध की पहली विजय थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंबिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, जिसके समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अजातशत्रु का पहला युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ हुआ। दूसरा युद्ध लिच्छवी गणराज्य के साथ हुआ, जिसकी राजधानी वैशाली जीतकर मगध में मिलाई। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा, जिसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था।
उदयन के बाद उसके पुत्र अनिरुद्ध ने शासन किया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक भी उदयन का पुत्र था। अगला पॉइंट है, हर्यक वंश के सभी शासकों पर पृथु हंताओं का कलंक लगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मगध का शिशुनाग वंश। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिशुनाग ने अवंती जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बना जिसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, कालाशोक ने पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र लाई और इसके समय दूसरी बौद्ध संगति हुई। अगला महत्वपूर्ण है, मगध का नंद वंश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग में नहर का निर्माण कराया। अगला है, महापद्म नंद का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, नंद वंश के कुल 9 शासक हुए और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद का सेनापति भद्रसाल था। अगला है, घनानंद को यूनानी ग्रंथ में एग्रामिस कहा गया और सिकंदर महान के समकालीन था। अगला है, घनानंद के साथ 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया जिस युद्ध से मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण है, यूनानी आक्रमण। सिकंदर महान के बारे में आप देखेंगे तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था जो 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और उसका गुरु अरस्तु था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। अगला है, पहला आक्रमण खैबर दर्रा से तक्षशिला पर किया। सिकंदर का सेनापति सेलूकस निकेटर और जल सेनापति नियार्कस था। अगला है, सिकंदर के घोड़े का नाम बहु थेकला था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध सिकंदर व पंजाब शासक पोरस के बीच हुआ था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन बगदाद में हुई और सिकंदर भारत में 14 माह तक रहा था। अब अगला देखते हैं मौर्य वंश के बारे में जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले देखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और बौद्ध व जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त को क्षत्रिय और मुद्रा राक्षत व ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जो 15 खंडों में विभक्त थी, इसलिए चाणक्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया जिसके फलस्वरूप उन्हें काबुल, मकरान, कंधार व हेरात 4 क्षेत्र मिले थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, एपियानस ने सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सेल्यूकस का राजदूत मेगनस्थनीज ने मौर्य दरबार में रहकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्पभूति ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया जिसका पुनरुद्धार अशोक के गवर्नर तुषाप ने किया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन की शिक्षा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में प्राप्त की जहां उनकी मृत्यु संलेखना विधि से हुई थी।
अगला है चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित थी। अब आगे देखते हैं बिंदुसार के बारे में, जिसने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसको अमित्रोकोटस या अमित्रघाट भी कहा जाता है। पुराणों में नाम भद्रसार मिलता है और जैन ग्रंथों में सिंहसेन मिलता है। बिंदुसार की माता दुर्घरा थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, बिंदुसार के दरबार में सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा, जिससे बिंदुसार ने 3 चीजें मीठी मदिरा, अंजीर, यूनानी दार्शनिक की मांग की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस सेकेंड ने बिंदुसार के दरबार में डायनिसियस नामक राजदूत भेजा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन क्रमशः अशोक व सुसीम ने किया और सुसीम बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के बारे में, जो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन राज्य अभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी या धम्मा थी। इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक रानी कारुवकी का नाम मिलता है, जिसका पुत्र तीवर था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक की पहली पत्नी महादेवी थी, जिसकी 2 संतान महेंद्र व संघमित्रा हुई, जिन्हें अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजा था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था और अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय नीति अपनाई थी। अगला है, सर्वप्रथम कर्नाटक के मास्की अभिलेख में अशोक नाम पढ़ा गया और गुर्जरा नेतुर व उडगोलन अभिलेखों में भी अशोक नाम मिलता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के साधकों के लिए 4 गुफाएं बनवाई, जिनका नाम क्रमशः है सुदामा, कर्ण, विश्व, झोपड़ी व चौपार गुफा था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र शासक अशोक का पुत्र जालौक था और अशोक ने श्रीनगर बसाया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक को देवाना प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक की राजभाषा पाली व लिपि ब्राह्मी थी। अगला देखते हैं अशोक के अभिलेख व शिलालेख स्तंभ लेख। तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था, जिसके 14 शिलालेख व 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। अगला है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईसा पूर्व पादरेटी फैंटलन ने की थी। अगला है, अशोक अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अगला है, अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में ग्रीक व अरमाइक लिपि और पाकिस्तान से मिले अभिलेखों पर खरोष्टी लिपि और भारत के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय उड़ीसा का उल्लेख के साथ साथ विदेशी राजाओं के नाम मिलते हैं। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का नाम चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र व ताम्रपाणी मिलता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक के चौथे शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक के 5वें शिलालेख में अपने शासन के 14वें वर्ष धर्म महात्माओं की नियुक्ति की है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कंधार अफगानिस्तान से अशोक का सार ए कूना अभिलेख प्राप्त हुआ। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में लाया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख नेपाल का
रुमिनदेई स्तंभ लेख है जिसमें बलि नामक कर समाप्त की घोषणा व भू राजस्व की दर 1/8 करने की घोषणा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थित है जिसमें मयूर का चित्र बना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रामपुरवा स्तंभ लेख में 2 स्तंभ मिले जिसमें एक के शीर्ष पर सिंह आकृति व दूसरे के शीर्ष पर वृषभ आकृति है। अगला है अशोक के उत्तराधिकारी। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं अशोक के बाद मगध का शासक उसका पुत्र कुणाल बना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कुणाल के पुत्र दशरथ ने बराबर पहाड़ी पर नागार्जुनी गुफा आजीवक साधकों को दान की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दशरथ ने अपने दादा अशोक की तरह दीवाना प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अशोक के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य संप्रीति था जिसने जैन धर्म को अपनाया था और श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद था जिसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने गद्दी हथिया ली थी। अगला देखते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है मौर्य का प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था और अर्थशास्त्र में प्रशासनिक अधिकारियों को तीर्थ या अमात्य कहा जाता था जिनकी संख्या 18 थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था जिसे चक्र कहा जाता था। इसके शासक को कुमार कहते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सम्राट के राजकाज सहायता प्रदान करने के लिए 12, 16 अथवा 20 सदस्यों की मंत्री परिषद होती थी। अगला है प्रत्येक प्रांत या चक्र जो मंडलों या देशों में विभक्त थे जिसका अधिकारी महामात्य होता था। अगला है प्रत्येक मंडल या देश जो विषय या जिलों में विभक्त था जिसका अधिकारी राजुक होता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रत्येक जिले के नीचे स्थानिक द्रोणमुख खरवाटिका व संग्रह होते थे। अब आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य में कर प्रणाली। इसके पहला है सीता राज की भूमि से वसूल लगान, दूसरा है बिस्टी बेगार कर, तीसरा हिरण नगद रूप से लिया जाने वाला कर, चौथा है बलि धार्मिक भेंट कर जो 5 भाग निजी भूमि से लिया जाने वाला कर था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने बनवाया था और सारनाथ का स्तूप जिसे धमेख का स्तूप कहा जाता है यह सम्राट अशोक ने बनवाए थे। मौर्य काल में सोपारा व ताम्रलिपि नामक 2 बंदरगाह थे। अगला है मौर्योत्तर काल देशी राज्य। इसके वंश देखते हैं पहला है शुंग वंश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं मौर्य वंश के बाद पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की थी। यह एक ब्राह्मण वंश था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिनका पुरोहित पतंजलि था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भरहुत के स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था जिसकी खोज कनिंघम ने की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पुष्पमित्र के समय प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ और पुष्पमित्र ने यूनानी सेनापति मीनांडर को 2 बार पराजित किया। पुष्पमित्र के समय रामायण महाभारत व मनुस्मृति की रचना हुई। वह बौद्ध ग्रंथों में पुष्पमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया। अगला महत्वपूर्ण है आंध्र सातवाहन वंश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में की। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी औरंगाबाद में प्रतिष्ठान नामक स्थान में स्थापित की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना जिसकी जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सतकर्णी प्रथम कृष्ण का पुत्र जिसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस सी नामक पुस्तक में मिलती है।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि सतकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमि का दान किया था और राजधानी अमरावती बनाई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सातवाहन शासक हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी। सातवाहन शासक हाल के दरबार में गुणाढ़ नामक विद्वान रहता था, जिसने देवकथा नामक पुस्तक लिखी। सातवाहन वंश का प्रतापी शासक गौतम पुत्र सतकर्णी था, जिसने शक राजा नाहपान को पराजित किया। अगला है, बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके विजयी घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया, जिसकी पताका अपराजेय है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने दक्षिण पदहेश्वर की उपाधि ग्रहण की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सातवाहन दक्षिण भारत का प्रथम वंश जिसने ब्राह्मण धर्म अपनाया था। सातवाहन शासकों ने शीशे की सिक्के चलाए थे। तो फ्रेंड, ये था प्राचीन इतिहास का दूसरा पार्ट। अब अगला तीसरा पार्ट जल्द ही आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ दे दूंगा।